हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास। और इसमें हम लोग देखेंगे राजन सीरीज, ठीक है, जो कि सेकंड सेमेस्टर का है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और ये बिल्कुल नया संस्करण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2025 का संस्करण है। और इसमें जो है हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न को जो बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री नोट्स और पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और ये जो है क्लास आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 1, 2, 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अगर डिटेल से देखना चाहें तो चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे 70 नंबर तक जो है ये समाप्त हो गया था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी, इसमें हम लोग जो है 71 नंबर से देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे 71 नंबर में दिया हुआ है कि आदर्शवादियों ने किन शिक्षण विधियों को महत्व दिया है। जो आदर्शवादी है वो किन किन शिक्षण विधियों को महत्व दिया है, ठीक है। तो आदर्शवादियों का कहना है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट एवं निश्चित हों तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार, ठीक है, रुचि और योग्यता के अनुसार जो है शिक्षण विधि को खोज आसानी से कर सकते हैं। जो टीचिंग मेथड होता है उसका अगर हमको किसी बालक की रुचि और योग्यता के बारे में अगर ठीक प्रकार से जानकारी है तो उनके अनुरूप शिक्षण विधि को जो है आसानी से खोज सकते हैं। ये आदर्शवादियों का कहना है। इसीलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारक जो है अलग अलग प्रकार के शिक्षण विधियों को अपनाया गया है। जैसे अरस्तु हो गए। अरस्तु ने दिया आगमन निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि इसमें जो है पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद में नियम को जो है स्थापित किया जाता है। ये हो गया आपका आगमन विधि। और उसके बाद में अगर निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में इसका उल्टा होता है, यानी पहले नियम रहता है और उसके बाद में उदाहरण पर जाते हैं। उसके बाद में सुगरात विधि, अगर इसको याद करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं आगमन इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे इतना जो है इरेज कर दीजिए। ये आगमन में छोटा ऊ यहाँ पे बच गया। तो ये आगमन में क्या होता है कि उदाहरण से जो है नियम चलता है। और निगमन में क्या होता है, यहाँ पे निगमन में ये जो फर्स्ट वर्ण अक्षर है यहाँ पे देख सकते हैं ना है। तो इसमें क्या होगा कि नियम से निगमन में, निगमन, इसमें नियम से जो है उदाहरण की ओर चलेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो सुकरात। सुकरात जो है ये प्रश्नोत्तर विधि दिए थे। और उसके बाद में पेस्टोलॉजी, ये अभ्यास विधि हो गया। प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 4 नंबर यहाँ पे हर्बर्ट दिया है। हर्बर्ट जो है निर्देशन विधि। उसके बाद में फ्रोवेल, फ्रोवेल ने जो है खेल विधि दिया था। ईगल तर्क विधि। और प्लेटो जो है संवाद विधि। तो ये सभी जो है आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आए या लघुत्तरीय प्रश्न में आए, अति लघुत्तरीय में आए तो यहाँ पे कौन से जो है विचारक कौन सा विधि दिए हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर में दिया हुआ है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या होता है। जो आदर्शवाद होते हैं उनके अनुसार जो है जो एक टीचर होता है उसका क्या स्थान होना चाहिए उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो आदर्शवादी विचारों और आदर्शों को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं, ठीक है। वह शिक्षा में शिक्षक को सबसे ऊपर स्थान देते हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। जो विद्यालय होता है, विद्यालय की तुलना किससे की गई है? आपका जो विद्यालय होता है इसकी तुलना जो है एक उद्यान से की गई है। और आदर्शवादियों का मत है, यहाँ पे देख सकते हैं उद्यान से की गई है। आदर्शवादियों का मत है कि विद्यालय बाग है। जो विद्यालय होता है वो बाग है और छात्र जो है कोमल पौधा है, ठीक है। और उसके बाद में शिक्षक जो होता है ये कुशल माली होता है। माली की उपस्थिति में पौधा बढ़ेगा
और अपनी उचित रूप से प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होता है या असंभव है, यानी जो नियम होता है उसी के अनुसार जो है विकसित होता है, या असंभव है कि अगर गोभी का पौधा बड़ा होकर जो है गुलाब का पौधा बन जाए, ठीक है? फिर भी माली की उपयोगिता है कि वह व्यर्थ नहीं होता। माली के लिए कुछ कार्य होते हैं, वह अपने कार्य कौशल में निपुण होता है, ठीक है? जो माली होती है उसका कार्य होता है, जैसे जिस प्रकार से कोई अध्यापक हो गया तो उसके जो है कार्य होते हैं किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे यही है कि माली निपुण होता है, इसीलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यही बात शिक्षक के विषय में भी लागू होता है। वह छात्रों को उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता दे सकता है तथा वह अपने नियमों के अनुसार अबाध गति से वृद्धि करे, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं 73 नंबर, यहाँ पे दिया है कि आदर्शवादी विचारक छात्रों में किन किन गुणों का समावेशन होना चाहिए। जो जो आदर्शवादी विचारक होते हैं उनके छात्रों में, जो विचारक होते हैं छात्र आदर्शवादी के, उनके अंदर जो है क्या क्या गुण होना चाहिए, गुणों का समावेशन चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे है आदर्शवादी शिक्षा को विचार, मूल्य, आदर्श केंद्रित होना चाहिए। वह पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों मूल्यों के आधार पर करते हैं, यानी इसके जो विचार होते हैं उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। आदर्शवादी विचारक छात्र के निम्नलिखित गुणों का समावेशन चाहते हैं। जो आदर्शवादी विचारक हैं वह इस प्रकार से, कोई भी छात्र हो गया उसके अंदर क्या क्या चाहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ गुरु भक्ति, गुरु के प्रति जो है किस प्रकार से जो है भक्ति रहना चाहिए। परोपकारी, यानी दूसरों की किस प्रकार से उपकार करना चाहिए। उच्च संकल्प शक्ति, न्यायप्रिय होना चाहिए। निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए, कोई भी निर्णय हो गया आपको लेने में जो है समर्थ होना चाहिए। सर्वहितकारी, यानी सभी ऐसा मतलब काम करिए जो सभी समाज में सभी लोगों के लिए हितकारी रहे। उसके बाद में है मूल्यों के विश्वास रखने चाहिए, जो मूल्य होते हैं उस पर, मूल्य के अंतर्गत जैसे हो गया सत्य हो गया, ठीक है? ये सभी जो है मूल्य होते हैं। तो मूल्यों में विश्वास रखने वाला चाहिए, विनयशीलता होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला चाहिए और सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, ठीक है? अब हम देखते हैं 74 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है कि आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार अनुशासन का अर्थ क्या होता है। जो अनुशासन होता है, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार इसका जो है अर्थ क्या होता है, इसको यहाँ पे जो है हमको बताना है। तो आदर्शवादी विचारकों का मत है कि अनुशासन जीवन के बहुत आवश्यक होता है, ठीक है? जीवन के लिए जो है बहुत आवश्यक होता है। छात्र का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही छात्र आत्म अनुभूति या आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं है, ठीक है? जो कठोर अनुशासन होता है उसके पक्षधर नहीं है आदर्शवादी। वह प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में है। वह नियमित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं, ठीक है? स्वतंत्रता पर आधारित जो है अनुशासन चाहते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का आशय होता है नम्रता, शिष्टता, शिष्टाचार, मतलब भाई, किसी के साथ भाई जैसा व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए। आज्ञाकारिता, ठीक है? किसी के आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, कि नैतिक मूल्यों का विकास करना जिससे छात्र जो है शामिल बन सके, शालीन बन सके, ठीक है? उसके बाद में 75 नंबर दिया है कि प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय का स्वरूप तथा व्यवस्था कैसा होना चाहिए। जो प्रकृतिवाद होते हैं उनके अनुसार जो विद्यालय का स्वरूप होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसका वर्णन करना है। तो प्रकृतिवादियों का मत है कि विद्यालय का स्वरूप एवं व्यवस्था विद्यालय की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है? जो प्रकृतिवादियों का मत है कि विद्यालय का स्वरूप एवं विद्यालय का जो व्यवस्था होता है वो प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। वास्तविक विद्यालय तो वह तो स्वयं ही प्रकृत होता है। जो प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है? फिर भी यदि औपचारिक शिक्षा देने वाले सामाजिक विद्यालयों की कल्पना करें, जो औपचारिक शिक्षा दिया जाता है, जो विद्यालय रहते हैं, अगर उसकी हम कल्पना की जाए तो वह कृत्रिमता एवं औपचारिकता से विहीन होना चाहिए, ठीक है? कृत्रिमता और औपचारिकता से विहीन होना चाहिए।
कक्षा, वर्ग, समय सारणी, परीक्षा आदि का जो है कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है। विद्यालय में बालक बालिकाओं दोनों को सम्मिलित कर शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक में जो है आत्म अनुशासन की भावना का जो है विकास हो तथा वह अपने प्राकृतिक स्वरूप के अनुरूप विकास कर सके। उसके बाद में है 76 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दिया है, ये 2022 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। शिक्षा में प्रकृतिवाद की योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जो शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान क्या होता है, उसका जो है हमको मूल्यांकन करना है। ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का वर्णन कीजिए। अगर आधुनिक शिक्षा की बात करें तो इसमें जो प्रकृतिवाद होता है इसका क्या योगदान है, उसका हमें वर्णन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक शिक्षा में प्रकृति का योगदान। तो आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान की संक्षेप में निम्नवत ढंग से किया जा सकता है। प्रकृतिवादी विचारधारा के कारण ही वर्तमान समय में जो शिक्षा में बालक में स्वतंत्रता, स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता और क्रियाशीलता एवं खेल विधि का मार्ग प्रशस्त जो है इसी के अनुसार हुआ है। उसके बाद में प्रकृतिवाद को ही ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता देने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो है किस प्रकार से सीखना चाहिए, यहाँ पे श्रेय दिया जाता है ये प्रकृतिवाद को। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जो है ये प्रकृतिवाद को दिया जाता है। उसके बाद में है आधुनिक शिक्षा ने प्रकृतिवादी विचारधारा के बाल केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है। जो आधुनिक शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें प्रकृतिवाद जो विचारधारा ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण को जो है अपनाया है। अगर 5 नंबर की बात करें तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्व बताया। अनुभव जो होता है। ठीक है। उसके बाद में है प्रत्यक्ष ज्ञान कराने एवं व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा तथा अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का विकास प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर में। 77 नंबर में दिया हुआ है, 77 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेगमेटिज्म शब्द व्युत्पत्ति बताइए। ठीक है। किससे उत्पत्ति हुई है, तो प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी दर्शन होता है। ठीक है। प्रयोजनवाद को आंग्ल भाषा में जो है ये इसको जो है प्रेगमेटिज्म कहा जाता है। यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के प्रेगमा से लिया गया है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेगमा से लिया गया है। यहाँ पे यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के प्रेगमा से लिया गया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे तथा प्रागमती कोश से बना हुआ है। ठीक है। इसमें प्रागमा का अर्थ होता है कि किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। उसके बाद में है यहाँ पे देख सकते हैं ये 77 नंबर हम लोग देख रहे हैं प्रेगमेटिस शब्द की व्युत्पत्ति। यहाँ पे व्युत्पत्ति के बारे में तो हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में इसमें इसमें जो है प्रगमा का अर्थ क्या होता है, इसका होता है किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। प्रेगमेटिकोस का अर्थ होता है प्रेगमेटिकेबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। इसका अभिप्राय यह है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। प्रयोजनवाद व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। ठीक है। जो प्रयोजनवाद होता है ये व्यवहारिक दर्शन जो है माना जाता है। अब हम देखते हैं 78 नंबर। अभी तक हम लोगों ने प्रकृतिवाद के बारे में बात किया, अब हम देखते हैं प्रयोजनवाद के बारे में। ठीक है। तो प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में अब हम देखते हैं प्रयोजनवाद। तो यहाँ पे प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, प्रयोजनवाद दर्शन जो है पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वह व्यवहारिक सत्य को स्वीकार करता है। इसके अनुसार सत्य का मूल्य व्यवहारिक होता है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निष्ठ होती है। क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानवीय समस्याओं के समाधान में जो है सत्य की अवधारणा निहित होती है। परियोजनवादी दर्शन के प्रतिपादक जो है जॉन ड्यूवी को माना जाता है। इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है।
उनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु साधन होता है। ये ज्ञान और मस्तिष्क जो है स्वयं में साध्य नहीं होते, ये एक साधन होते हैं। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल हेतु वैज्ञानिक विधि को जो है उपयुक्त माना है। जो वैज्ञानिक विधि होते हैं उसको जो है उपयुक्त माना गया है परियोजनवाद के अनुसार। अब हम देखते हैं 79 नंबर, परियोजनवाद का किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। जो अलग अलग विद्वान है वो उन्होंने जो है क्या-क्या नाम दिया है इसका, इसके बारे में देखेंगे। तो विलियम जेम्स ने जो है अनुभववाद और फलवाद नाम दिया है। उसके बाद में हम जॉन डीवी की बात करें तो साधनवाद, साधनवाद, करणवाद और पुनर्रचनावाद और प्रयोगवाद, ये जॉन डीवी ने दिया है। उसके बाद में किलपेट्रिक की बात करें तो किलपेट्रिक ने प्रयोजनवाद दिया है, ठीक है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ये व्यवहारवाद, व्यवहारवाद अर्थ क्रियावाद दिए हैं। अब उसके बाद में हम 80 नंबर की बात करते हैं। 80 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का योगदान। प्रकृतिवाद का जो है शिक्षण विधियों के संदर्भ में क्या योगदान है। तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन। अब आपको प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और उसके बाद में ये परियोजनवाद, अगर इसके बारे में आप लोग विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, विस्तृत देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पर आप लोग जाकर वहाँ पे बिल्कुल विस्तार से हमने जो है पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पे बात किए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ पे आप जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी की बात करें तो इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये चल रहा है। 1 और 2 बिल्कुल जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण विधियों, और अगर हम ये बता दें कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और परियोजनवाद में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड होता है, इसमें योगदान क्या होता है, ये अलग-अलग जो वाद हैं इनका योगदान क्या होता है, योगदान। और उसके बाद में आप लोग ये याद कर लीजिए कि इसका जो पाठ्यक्रम में क्या योगदान होता है, ठीक है? पाठ्यक्रम में क्या योगदान होता है और इसके उद्देश्य के बारे में आप लोग देख लीजिए सभी के। तो वहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को जो है तीनों चारों जो वाद होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएँगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का योगदान बताइए। तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में अगर प्रकृतिवाद का योगदान की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका मत है कि शिक्षण में छात्रों की रुचि, योग्यता और अभिक्षमता को ध्यान में रखते हुए और स्वतंत्र स्वतंत्र ढंग से जो है अधिगम करने में छात्रों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से बालक अपनी प्रकृति के अनुरूप, ठीक है, प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक ढंग से जो है विकास करने में समर्थ होगा। संक्षेप में प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों को जो है निम्नवत ढंग से जो है प्रकट किया जा सकता है, जैसे क्रिया विधि हो गया। प्रकृतिवादियों ने क्रिया विधि को अधिगम की महत्वपूर्ण विधि जो है माना है। प्रकृतिवादी निष्क्रिय अभ्यास का जो है विरोध करते हैं। निष्क्रिय यानी एक्टिव लर्नर होना चाहिए, तथा क्रिया विधि द्वारा सीखने और अनुभव के द्वारा जो है समर्थ करता है सीखने में। उसके बाद में यहाँ हम सेकंड की बात करें, यहाँ पे दिया है कि आत्म अधिगम विधि। प्रकृतिवाद जो है इंद्रियों को विशेष महत्व देता है। प्रकृतिवादी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं और पुस्तकीय शिक्षा का जो है ये विरोध करते हैं प्रकृतिवादी। इसीलिए बालकों की ज्ञान इंद्रियों के विकास के लिए जो है स्व अधिगम विकास का समर्थन करना चाहिए। भ्रमण विधि क्या होता है कि प्रकृतिवादी भ्रमण विधि को भी बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं। प्रकृतिवादी विचारक विभिन्न स्थानों पर जाकर, आप लोग प्रकृति में जाकर यानी अलग-अलग स्थानों पर जाकर प्राकृतिक घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप से यानी स्वयं देखकर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थन करता है प्रकृतिवाद। अतः यह भ्रमण विधि को भी जो है महत्वपूर्ण विधि मानता है। अगर खेल विधि की बात करें तो प्रकृतिवादी सीखने में खेल को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। शैशवावस्था में खेल की अवस्था मानी जाती है। जो शैशवावस्था आपका होता है ये खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल खेल में बालक बहुत कुछ जान व समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 80 क्वेश्चन देखा। इसके आगे जो है कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग जो है इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर विस्तार से जो है देखना चाहें तो यहाँ पे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं।
तो इसका पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो जो है आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।